हेलो फ्रेंड्स, जोहार नमस्कार। आज हमारे साथ है मिस्टर अनुराग सिन्हा। ये रैंक 145 है 11 जेपीसी में। झारखंड फाइनेंस सर्विस इनको मिला है। इनकी स्टोरी काफी इंस्पिरेशनल है, काफी मोटिवेशनल है। इन्होंने काफी यंग एज में एक नॉर्मल ग्रेजुएशन बैकग्राउंड के साथ होते हुए भी जेपीएससी से कठिन परीक्षा को पास किया है। तो कांग्रेचुलेशन अनुराग, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। ये आप 14 जेपीसी जो कि आने वाला है उन स्टूडेंट्स को आज अनुराग गाइड करेंगे कैसे इन्होंने पीटी का एग्जाम क्रैक किया, फिर उसका मेंस को दिया, फिर उसका इंटरव्यूज को किया। एक एक डिटेल हम लोग जानेंगे, कौन कौन से पेपर्स को कैसे इन्होंने तैयार किया। सो अनुराग जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जर्नी क्या है अभी तक। आपने मतलब कैसे पिछला जो भी आपका ग्रेजुएशन के बाद से लेकर रैंक तक का ये सफर कैसा रहा? सर मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ। मैं 2018 में पास आउट हुआ था रांची यूनिवर्सिटी से। संजय गांधी मेमोरियल कॉलेज है, वहाँ से मैंने सिंपल सोशियोलॉजी ऑनर्स किया। ऐसा नहीं है मैं और भी जा सकता, बट मैं डिसाइड कर लिया था सिविल सर्विसेज में आना था। उस समय तो लगा था कि अर्ली एज में एक दो अटेम्प्ट में ही निकाल लेंगे, बट धीरे 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 ये मतलब लगने लगा कि ये क्या कर दिए। तो अभी तो प्राउडली बता दे रहे हैं कि सिंपल ग्रेजुएट है। 5 दिन पहले नहीं बता सकते थे कि ये है। अच्छा। अभी प्राउडली बता दे रहे हैं। तो फिर 2018 में ग्रेजुएट के बाद मैंने सिविल सर्विसेज का 2 अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया था, तो 2 अटेम्प्ट में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर 2021 में 7 जेपीएससी आया था। 21 में? हाँ, तो वहां से मेरा फिर सर पीटी निकला। तो पीटी निकला तो वो क्या हुआ, 2 साल 260 के चला गया था फर्स्ट। पहली बार में कट ऑफ मेरा 256 था, 256। फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन सेकंड लिस्ट रिवाइज आया था तो 248 गया और मेरा हो गया। तो मेंस तो दिए, लेकिन वैसा कुछ प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला। तो 20 दिन में दिए और मार्क्स अच्छा था नहीं। इंग्लिश में 73 आया था। खैर 20 दिन का प्रिपरेशन से 73 भी बहुत है, लेकिन फिर भी 532 कट ऑफ गया मेंस में। मेरा 518 या 5 यही सराउंड था। तो लेकिन वो अटेम्प्ट से मुझे काफी मतलब सोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज क्या है, क्या ऑप्शनल लेना है, जेपीएससी का क्या माहौल है, मींस में क्या करना है, इसका काफी आइडिया लग गया था। तो इस बार मेरा अटेम्प्ट था। लैंग्वेज पर क्या था आपका? इस बार कोटा रखा था सर मैंने। कोटा रखा। मैक्सिमम सिलेक्शंस कोटा से ही होते हैं झारखंड से। हाँ। तो क्या लेने का क्या कारण था कि आप प्रॉपर झारखंड से इसलिए कोटा लिया, कि मतलब ये पता था कि जेपीसी में कोटा से सिलेक्शंस होते हैं? इसका मल्टीपल रीजन है सर। इसका पहला रीजन ये था, पिछले बार इंग्लिश दिया था तो उतना सिलेबस भी काफी वास्ट है इंग्लिश का। अब मार्किंग वैसा मार्क्स भी नहीं मिला था, इंग्लिश में भी नहीं मिलता, हिंदी में भी शायद पिछले बार नहीं मिला था। तो इस बार ऑटोमेटिक वही रीजन बना कि स्विच करते हैं, मार्क्स ज्यादा मिलेगा। दूसरा पीयर ग्रुप मेरा ऐसा था कि हम लोग फ्रेंड लोग सीनियर लोग थे, गाइड कर रहे थे, तो वो उस कारण से भी कोटा लिया। तीसरा इसका कोई लिपि नहीं है अपना, तो पढ़ने में भी हिंदी में ही लिखा जाता है, तो पढ़ने में भी या समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, और सेल्फ स्टडी से ही वो कोटा हो गया। कोटा मेरा गया भी था, काफी अच्छा गया। काफी अच्छा गया था। सेल्फ स्टडी ही मैंने किया, उसके लिए और कुछ नहीं। तो कोटा में मतलब जो आंसर, एक चीज बताइए कि जैसे कोटा में, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि जेपीसी में कोटा से रैंक आता है, कोटा डोमिनेट करता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, खासकर इंग्लिश मीडियम के, जिन्होंने बोलते हैं कि कभी आज तक मैंने कोटा सर देखा नहीं है, कभी लिखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, तो क्या मैं कोटा ले सकता हूँ? तो आप क्या रिकमेंड करेंगे उन स्टूडेंट्स को? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं सर। बहुत इजी है कोटा का। ज्यादा इसका हिस्ट्री भी ना 1850s अराउंड इसका हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, तो ज्यादा पढ़ने के लिए भी वैसा कुछ ऐसा है नहीं। और इसका लैंग्वेज काफी सिंपल है, वो हिंदी में ही उसको मैंने ये करके लिखा जाता है। शॉर्ट सिलेबस है, लिमिटेड टीचर है, कंटेंट भी इसका काफी अच्छा है, काफी अच्छा कंटेंट है। गाइडेंस बहुत गाइडेंस मैं खुद इंग्लिश मीडियम थ्रू आउट रहा हूँ, तो एक बार भी मुझे तो ये फील नहीं हुआ कि कुछ समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। इजीली रिसोर्स मिल जा रहा था, गाइडेंस था, तो कोटा आराम से। मतलब जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है कोटा में, वो इजीली कोटा ले सकता है आपके अकॉर्डिंग? मेरा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी मैंने कोटा लिया और हो गया, 2 महीने में हो गया। कितने दिनों में राइटिंग प्रैक्टिस आप सीख गए थे, मतलब आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया था कोटा का? कोटा का तो सर मैंने एक भी टेस्ट सीरीज भी नहीं दिया है। मैं बस पढ़ के जाता था और अपना नोट्स बनाता था, उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम में दिया। तो पीवाईक्यूज को आपने पूरा मतलब उसका नोट्स बना लिया? पीवाईक्यूज 2 पीवाईक्यूज 6th और 7th का मैंने देखा था, उस हिसाब से फिर मैं गेस भी किया था कि इस बार ये आ सकता है। वो आया नहीं था। मोस्टली जो गेस करके गए थे कि आएगा, तो 10 में से 60% नहीं आया था। तो फिर भी लेकिन अच्छा गया था कोटा। ओके, सो फ्रेंड्स, यू कैन सी कि अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, उसके बाद भी आप कोटा ले सकते हैं। कितना दिन लगेगा मैक्सिमम? अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया, किसी स्टूडेंट ने जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसको उस लेवल तक आने में कि कोटा में इसलिए वो 90 प्लस एटलीस्ट स्कोर कर ले? रेगुलर पढ़ने पे सर 2 महीना मोर देन एनफ है। 2 मंथ्स मोर देन एनफ। 2 मंथ्स मोर देन एनफ है। तो अभी जैसे कि 14 जेपीसी आने वाली है, तो अभी से मतलब व्हाट यू सजेस्ट कि अभी से क्या करना चाहिए उन स्टूडेंट्स को? एक्चुअली पीटी काफी टफ हो गया है, तो लेकिन ये भी है कि सोनली अभी पीटी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। मेंस के लिए तो जाना होगा कि मेंस का इसका सिलेबस काफी वास्ट है, काफी वास्ट बोला जाता है यूपीएससी से भी वास्ट है, इसलिए क्योंकि इसमें झारखंड का भी एंगल सारा टच हो जाता है। सीएनटी वगैरह तो नहीं है खैर मेंस में, लेकिन और एक लैंग्वेज आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर 2 जीएस कोई कंप्लीट अभी हो जाए और कोटा एक लैंग्वेज पेपर एटलीस्ट 70% कंप्लीट हो जाए,
नोटिफिकेशन आने से पहले, तो काफी हेल्प हो जाएगा इसके लिए। ओके, तो फ्रेंड्स अभी से आप थोड़ा सा मतलब 1 आध 2 घंटे निकाल सकते हैं अपने लैंग्वेज पेपर के लिए, और प्रीलिम्स आपका आई गेस कि अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आ सकते हैं, उसके बाद ही आपका 1-2 महीने आपको मिलेगा प्रीलिम्स में। सो अब बात करते हैं प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। तो प्रीलिम्स को अगर कोई क्रैक करना चाहेगा मतलब, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसके प्रीलिम्स के लिए आपके अकॉर्डिंग? झारखंड में मेनली 2 टाइप के स्टूडेंट हैं जो मैंने देखा है, एक जो यूपीएससी के हैं और एक जो कोर झारखंड के हैं। तो जो यूपीएससी के हैं उनका पेपर 1 स्ट्रांग है, और जो झारखंड के हैं उनका पेपर 2 स्ट्रांग है। लेकिन अगर निकालना है तो दोनों में एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो ये नहीं कि अगर 90 ले आएंगे पेपर 2 में और इसमें पेपर 1 में 50 ले आएंगे, 30-40 ले आएंगे, वो उससे भी नहीं होगा। जैसे मेरा पेपर 1 में 70 था, पेपर 2 में 75 था, तो दोनों को एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। और बॉर्डर पिछले 7th अटेम्प्ट से मैंने यही सीखा था कि बॉर्डर लाइन के इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर 250 कट ऑफ जा रहा है, 246, तो 260-65 तक भी रह के आप कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते। अगली कैटेगरी क्या थी? अनरिजर्व थी। अच्छा, यूआर कैटेगरी से है, तो दैट मींस कि आपका वो कट ऑफ क्या था? 60% समथिंग, 246 246, 123 क्वेश्चंस। तो बॉर्डर लाइन पे रह के सर नहीं हो सकता प्रिपरेशन। एटलीस्ट 50 मार्क्स ज्यादा रहेगा तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, रिसोर्सेज वगैरह आपका सॉर्टेड रहेगा, क्या करना है प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर वही रिजल्ट आएगा उसके बाद 10 दिन तो रिसोर्स में ही लग जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो झारखंड जीके काफी डोमिनेट करता है आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में। तो झारखंड जीके में एक जो चैप्टर है वो सीएनटी एसपीटी, काफी उसका हेवी मार्क्स भी है एलोकेशन उसका। तो उसमें स्टूडेंट्स काफी डरते हैं कि उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो उसमें व्हाट यू रिकमेंड कि उस सीएनटी एसपीटी को कवर करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, कि सेलेक्टेड कवर करना चाहिए, सेलेक्टेड आर्टिकल्स को? सर मैं अपना स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मैं क्या किया था कि उसका जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, खुटखटीदार, मुंडारी खुटखटीदार, ऐसे जितना टर्म्स है पहले मैंने टर्म सारा समझ लिया। उसके बाद सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो है उसका 1-2 वीडियो देख के चला गया था, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। और उसमें मेरे लगता है सीएनटी एसपीटी दोनों मिला के 10 में से 8 सही हो गया था। 10 में से 8 सही हो गया था। अच्छा, बहुत सेलेक्टिव स्ट्डी किए थे, थोड़ा सा लकी भी रहे थे थोड़ा सा। हाँ, तो इसमें सिलेबस ही काफी वेल डिफाइंड है सर। जैसे अगर ये ट्राइब्स का जो पंचायती सिस्टम है वो जो पढ़ना रहता है, उसमें लिखा हुआ है उरांव से 2 क्वेश्चन, मुंडा से 1 क्वेश्चन, संथाल से 2, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो वो वहाँ क्लिक ऐसे कर गया था कि अगर 2 क्वेश्चन संथाल का आ गया तो तीसरा ऑटोमेटिक संथाल नहीं होगा। और तो सिलेबस में लिखा हुआ है, मतलब हो सकता है वो बदल भी दे, लेकिन पता था कि नहीं रिस्क लेना होगा अगर नहीं पता है। तो वो भी काफी वास्ट एरिया है, लेकिन वहां पे भी ऐसे कैलकुलेट गेस करके कि अगर मुंडा का 1 क्वेश्चन लिखा, मुंडा आ गया तो मुंडा तो अब हो गया आउट, तो अब कुछ दूसरा ही होगा, वो हो सकता है आंसर। तो ऐसे करके करके मतलब वो वाला भी सेक्शन मेरा ठीक चला गया था। काफी वास्ट है, जबकि वो काफी वास्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाला। हाँ, ट्राइब्स ऑफ झारखंड भी काफी वास्ट है, भी काफी मतलब एक फेयरफुल पार्ट है झारखंड जी के सिलेबस का। स्टूडेंट्स काफी डरते हैं कि 33 ट्राइब्स है, कैसे सबका सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें क्या सेलेक्टेड ट्राइब्स को मतलब पढ़ना चाहिए, कि आप बोलते हैं कि सबको पढ़ना चाहिए? नहीं, मैं एकदम सिलेक्टेड, एकदम सेलेक्टेड। शुरू का 4 पढ़े थे, और एक ये वो जो मेन आपके जो 4 है, 4 है, संथाल, मुंडा, हो ये 4 करने के बाद तो मैं सिर्फ ये डिस्कशन क्वेश्चन का जो यूट्यूब वगैरह पे डिस्कशन करता था वो देख के चला गया था। और ऑन एवरेज ठीक ही मार्क्स 75 क्वेश्चन सही हो गए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कॉन्फिडेंस रहने से सही हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स ये स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है कि इनपुट अगर आप दे रहे हैं तो आउटपुट मैक्सिमम आना चाहिए। तो मेन जो 4 ट्राइब्स है वो तो कवर कर ही लीजिए, बाकी के जो ट्राइब्स है उसको आप छोड़ के भी जा सकते हैं, या फिर उसमें से बहुत सेलेक्ट, जैसे असुर ट्राइब हो गया, उसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं, महली ट्राइब्स हो गए सब, है ना। तो कुछ कुछ फेमस ट्राइब्स है जहाँ से लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस है, उसको कवर कर लीजिए। पूरा ट्राइब्स पढ़ने का जरूरत नहीं है अगर टाइम की कमी है तो, है ना। अब बात करते हैं आपके जीएस वाले पार्ट में। प्रीलिम्स का जो है आपका 90 क्वेश्चंस, 110 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में झारखंड जीके का हो गया। तो इसमें जो आपका जो सबसे फेयरफुल स्टूडेंट्स को लगता है हिस्ट्री, कि बहुत बड़ा सिलेबस है, एंशिएंट मिडाइवल मॉडल, लेकिन एक चीज अच्छा है कि 5-5 क्वेश्चन का इन्होंने डिवाइड करके रखा है। तो उसमें आपने कैसे कवर किया तीनों? सर मैं तो अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं यूट्यूब से एक प्रतीक नायक करके सर आते हैं, तो मैं जीपीसी का चैनल है ये? नहीं, जेपीसी नहीं, यूपीएससी का। अच्छा, यूपीएससी का चैनल। तो जीएस के लिए आप उनको रेफर कर सकते हैं। तो वो तो मतलब उनका यूपीएससी काफी फैक्चुअल पूछते हैं। कंपटीशन काफी बढ़ चुका है सर, अगर ये करके जाए तो मुश्किल है। तो मैं तो उन्हीं का से देख के गया था, एक पूरा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर था, और मैं पहले से भी पढ़ रखा था। झारखंड में एक पीटी के लिए एक कोड ये है ना कि अगर इसका सिलेबस आप एक बार पढ़ लेना तो फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा इसका पीटी के लिए। मेरा सीडीपीओ का मेन पीटी सर 10 जून को था, अब 22 जून से मेंस स्टार्ट था। अच्छा, सीडीपीओ का पीटी भी क्रैक किया था? हाँ, तो 1 मिनट के लिए भी मैं पढ़ के नहीं गया था, कुछ भी पढ़ के नहीं गया था। 140 क्वेश्चन वहां भी लग गया, तो उसका भी मैं मेंस दिया हूँ। तो इसका एक कोड है, अगर आप पूरा पढ़ लिया, कॉन्फिडेंट रह के, तो करंट अफेयर भी सही हो जाता है बिना। तो वही अगर एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए
सिलेबस पूरा गो थ्रू कर लिए तो हो जाता है झारखंड पीटी। तो फ्रेंड्स आपके पास अभी टाइम है, जैसा कि अनुराग बता रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा थियोरेटिकली अच्छे से डेप्थ में जाके। अभी इनफ टाइम है आपके पास प्रीलिम्स में। आई डोंट थिंक कि नवंबर दिसंबर से पहले आपका प्रीलिम्स होने वाला है। अब बात करते हैं मेंस पे, है ना। तो मेंस में आपका 4 पेपर है जो कि मेन जो मेरिट में काउंट होता है। कोटा का तो आपने बता दिया, एक बार लास्ट में फिर से कोटा की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीएस पेपर 3 का। तो जीएस पेपर 3 में आपके 2 सेक्शन है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो आपने कौन सा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था? झारखंड जीके वाला पार्ट को अटेम्प्ट किया था मेंस में, दोनों में हिस्ट्री ज्योग्राफी? झारखंड जीके में। झारखंड जीके का एक तो पार्ट हिस्ट्री में ऑब्वियस था कि झारखंड जीके का सिलेबस वैसे भी छोटा है, हम्म तो और ये इंट्यूशन भी था और ये पता भी था, कैलकुलेटेड रिस्क था कि भगवान बिरसा मुंडा पे क्वेश्चन आना ही क्वेश्चन है। आना ही आना। तो एक वो अटेम्प्ट किया, हाँ। लेकिन वो भी एक सभी लोग अटेम्प्ट किया, मैं जान रहा हूँ 10 में से 6 लोग वो बिरसा मुंडा जी के क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उन्होंने। तो उसमें अलग ये किया था कि मैंने उनका एक स्लोगन था उससे स्टार्ट किया था, अबुआ वीर अबुआ, वीर, अच्छा। वो करके डाला था। उसके बाद फिर करंट मैप बनाए थे उसमें हाँ झारखंड मैप का? बताए थे किस पे कहाँ पे। लास्ट में मैंने सर करंट का उसमें एंगल डाल दिया था कि 2023 में बिरसा ये मोदी जी आए थे, उनका गांव गए थे, वहां से पीएम जनमन स्टार्ट हुआ। तो और वेरी गुड। तो इससे मुझे लगा एज मिला और फेज मैप भी वाइज बना दिए थे, रिसेंट कंटेम्प्रेरी जो भी एग्जांपल वो भी डाल दिए वो थे। भी डाल दिया। तो फ्रेंड जितना फ्रेश आपका आंसर होगा उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। इन्होंने लेटेस्ट वहां का करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर दिया था, मोदी जी का जो पीएम, जो बहुत अच्छा ये पॉइंट था। तो इसे देखते हैं इनको मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया होगा। सो दैट इज वाई इसे कि जितना फ्रेश आंसर आप लिखेंगे, मल्टी डायमेंशनल तरीके से लिखेंगे, मार्क्स आपको ज्यादा मिलेगा। और झारखंड का मैप और इंडिया का मैप तो आपको एकदम रटा रहना चाहिए। आपने यूज किया था इन दोनों मैप यस सर, थ्रू आउट पूरा अच्छे से एकदम? चारों पेपर का मैं अगर आपको बताऊं, इवन खोटा का भी, तो पांचों पेपर मिला के मेरा सारा पेपर 2 घंटे 40 मिनट में ही कंप्लीट हो जाता था। 20 मिनट मुझे पांचों पेपर में मिला है, और उस 20 मिनट में मैं ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केल, पेंसिल सारा को यूज करके कहीं मैप बनाया तो उसको बॉक्स में डाला, इधर से मार्जिन, इधर से मार्जिन, क्वेश्चन लिख के ब्लैक पेन से उसको अंडरलाइन किया, ब्लैक से अंडरलाइन किया, फिर नीचे ब्लू से भी कुछ इंपॉर्टेंट कितने अंडरलाइन। पेन यूज किए थे टोटल? 2 ब्लैक और ब्लू किए थे सर। ब्लैक और ब्लू। अच्छा, टाइम मिलता है वहां पे, मतलब एक पेन को चेंज रोटेट करने का? मेरे साथ तो हो गया सर, मेरे साथ तो 20 मिनट बच गया था। और अगर क्यूमुलेटिव बता दे तो पांचों पेपर में मैंने 100 मिनट से प्रेजेंटेशन भी दिया है। 100 मिनट्स अगर 20-20 मिनट 5 पेपर पकड़ ले तो 20 मिनट 100 मिनट तो मैंने सर प्रेजेंटेशन। कितने पेजेस का आंसर लिखते थे एवरेज? एवरेज सर अगर वो हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर था वहां से उठा ले और साइंस का लास्ट क्वेश्चन तक जाए तो मेरा सारा आंसर थ्रू आउट 8 पेजेस, 40 मार्क्स का सारा, मतलब या 32 8 पेज का ही। ओके। एक क्वेश्चन साइंस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट भी करना पड़ा, फिर भी वो मेरा 8 पेज में हो गया और उसके बाद भी 20 मिनट बच गया था। तो वो आंसर लिखने से पहले, जैसे कि काफी हेवी लिखना होता है, 700-800 वर्ड का आंसर लिखना होता है जेपीसी में, तो आंसर लिखने से पहले एक रफ वर्क करते थे कि मतलब किसको कैसे अरेंज करना है, कौन से पॉइंट्स को, कौन से ग्राफ को कहाँ डालना है, मैप्स को कहाँ बनाना है, तो एक मेंटल फ्रेमवर्क तैयार करते थे? यस सर, वो क्वेश्चन पेपर पे ही, क्वेश्चन पेपर पे इंट्रो में क्या रहेगा। कितना टाइम इसमें लगाते थे? इसमें सर 5 मिनट लग जाता था। 5 मिनट का मेंटल फ्रेमवर्क तैयार करते थे? 5 मिनट में लग जाता था। उसमें देख लेते थे क्या फैक्ट डालना है, बॉडी में क्या। इंट्रो तो मतलब मोर और लेस रटा ही हुआ था, हमको पता था इंट्रो क्या डालना है और इसमें बॉडी में। तो फ्रेंड्स एक काफी मतलब एक पिन पॉइंट चीज उन्होंने बताया कि ये मेंटल फ्रेमवर्क तैयार करते थे। सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे रैंडम मिक्स हो जाता है, कॉजेस बाद में डाल दिया, फिर ओरिजिन उसके ऊपर आ गया। तो ये सब चीजें आपको पहले से फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा आपको। और एक जो रैंक 4 थे गौतम, इन्होंने भी यही चीज बताई, उन्होंने भी इस चीज को इंप्लीमेंट किया। अब आप देख रहे हैं कि रैंकर्स बने तो क्यों बने, इन्होंने जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग होती है ना उसको पूरा फॉलो किया है, एकदम अच्छे से फॉलो किया है। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी अगर आपको आंसर, क्योंकि इसका जो एक एक आंसर होता है एस्से टाइप का होता है, बहुत बड़ा, तो आपको सारे पॉइंट्स इधर उधर आप रैंडम मिक्स नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सर। तो और जो अब बात है ज्योग्राफी पे, अच्छा ये आपने बताया कि झारखंड जीके के क्वेश्चंस को क्यों अटेम्प्ट किया? आपको पता था कि झारखंड जीके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पे एक्स्ट्रा माइलेज मिलता है यहाँ पे, क्योंकि रीजनल एग्जाम है? ये चीज आपने पता? ये चीज पता था सर, जानबूझ के मतलब अटेम्प्ट किया गया था? हाँ जानबूझ के मैंने पता था, मैं रेडी था कि बिरसा मुंडा जी पे आएगा क्वेश्चन, वो अटेम्प्ट करना है। अब पूरा रेडी होके मैं गया था। तो मुझे लगता है ये बेस्ट क्वेश्चन, लेकिन फिर मेडिवल का भी था एक क्वेश्चन आया था। दूसरा कौन सा अटेम्प्ट किए थे? मेडिवल का शायद अलाउद्दीन खिलजी या कोई एक क्वेश्चन आया ऐसे ही था, मार्केट रिफॉर्म्स, हाँ कुछ आया था। तो वो भी मेरा काफी अच्छा गया था, तो वो भी मैं प्रिपेयर्ड था। उसमें तो मुझे याद है कि क्या रेट डिसाइड किया गया था उस समय अलाउद्दीन खिलजी की, कॉटन का क्या रेट है, उससे ऊपर नहीं बिकना चाहिए। तो वो मैं रेट चार्ट बना के आया था कि ये रेट चार्ट मार्केट रिफॉर्म में था, तो वो भी मेरा काफी अच्छा गया था। उसमें इलस्ट्रेशंस में क्या डाले थे मेटाबॉलिस्टिक क्वेश्चंस? वहां पे तो मतलब बहुत कम स्कोप होता है, उसमें क्या एक सा फ्लोचार्ट डायग्राम मैप ये सब में क्या यूज किया? हिस्ट्री में मैंने ये सोच के रखा था कि जितना थिंकर हो मैं रट के जाऊं, उतना थिंकर वहां पे लिख के आना है। कि जैसे आर एस शर्मा ने ये कहा, पूनम दहिया ने ये कहा, तो ऐसे करके मैं जितना थिंकर हूं मैं कोशिश किया था थिंकर को कोट कर दिए थे, कोट करते जाना था। और
अपने आंसर्स को स्टैंड आउट करना ये आपका मेन एम होना चाहिए कि बाकियों से अलग क्या आपको लिखना है। इन चीज पे अनुराग जी ने बहुत अच्छे से काम किया, दैट इज वाई इतने कम एज में इनको इतना अच्छा रैंक मिला। और झारखंड फाइनेंस सर्विस, तो ये बताइए कि आप में ऐसे 4 सेक्शंस होते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, झारखंड हिस्ट्री, तो 4 में से 2 करना होता है वहां पे। तो 4 में से आपने चारों प्रिपेयर करके गए थे कि 4 में से बस 2 करके गए थे, 3 करके गए थे? तो सर मैं बहुत अच्छे से करके गया था, एक मेडिवल और झारखंड वाला सेक्शन पूरा, और सिलेक्टिव सिलेक्टिव स्टडी मैंने ये मॉडर्न का किया था, आर्य समाज मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया, ये सब करके मैं मतलब उससे भी 4-5 टॉपिक करके गया था। बट मैं कॉन्फिडेंट था मेडिवल और ये झारखंड हिस्ट्री से हो जाएगा। मतलब 2 अच्छे से किए थे, एक एवरेज था और एक को एकदम छोड़ दिए थे। एक ले लिए थे कि अगर कुछ वर्स्ट के सिनारियो अगर नहीं भिड़ा तो कुछ तो लिखने के लिए रहे। तो मैं ये मॉडर्न हिस्ट्री में करके गया था। मॉडर्न थर्ड था आपका था, और एंशिएंट को पकड़ा था कि उसको पूरा छोड़ दिया? एंशिएंट पे मैंने सर जैसे मॉडर्न 40% कवर करके गया था, और एंशिएंट में 15-20%, फिर देखा जाएगा जो आएगा। अगर इतना काइंड ऑफ स्किपिंग, अगर लक खराब है तो फिर खराब ही है। वो थर्ड तो पकड़ा ही जाता है इतना भी वो। तो देखिए 4 में से चारों सेक्शंस करने का जरूरत नहीं है, उतना जो आप टाइम वेस्ट करेंगे चारों का चारों सेक्शंस करने के लिए, उससे अच्छा नीचे के पार्ट्स पे ध्यान दीजिए। पॉलिटी, पॉवर्टी, इकोनॉमिक्स, आपका साइंस टेक है ना, यहाँ पे 4 में से 3 सेक्शंस करके चाहिए, 2 आपका अटेम्प्ट करने हैं। अब आते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में आपने झारखंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था? हाँ, एक था सर शायद डेजर्टिफिकेशन वाला, शायद क्वेश्चन, एक डेजर्टिफिकेशन, हाँ, एक सॉइल से रिलेटेड कुछ आया था क्वेश्चन, सॉइल डिग्रेडेशन वाला, तो वो किया था। और एक था सोलर वाला, सोलर एनर्जी पे वो वाला किया था। तो काफी हेल्प हुआ था। जैसे सोलर एनर्जी में मैंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के गया था, इन्वायरमेंट वाला चैप्टर, तो वो एग्जैक्ट डेटा पूरा एग्जैक्ट रिसेंट वाला 300 सन डेज होता है क्लियर, तो सोलर एनर्जी यूज हो सकता है, कितना किलोवाट यूज होगा, ये होगा, तो वो भी करंट में जुड़ गया। क्या डिसएडवांटेज, बाकी लोग तो एडवांटेज डिसएडवांटेज है क्या वो डाले ही होंगे, लेकिन वो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना मेरे काम आ गया। इकोनॉमिक सर्वे, उसका उसका फैक्ट फिगर क्या है, कितना है, वो मैं इसमें यूज। और सॉइल डिग्रेडेशन वाला में भी काफी हेल्प हो गया था। उसमें मैप बना के कि किस एरिया में, संथाल परगना में क्या है, कितना ज्यादा है, तो छोटा नागपुर में कितना है, तो साहिबगंज उधर राजमहल एरिया में ये है, तो वो भी मेरा अच्छा गया था। वो भी अटेम्प्ट, मिनरल बेल्ट में ज्यादा डिग्रेडेशन है, क्यों है, तो वो वाला क्वेश्चन भी मेरा अच्छा गया था। ज्योग्राफी में आपने क्या एक्स्ट्रा यूज किया था अपने आंसर्स में? यहाँ पे तो बहुत ज्यादा स्कोप बनता है ये सब मैप्स का। यहाँ पे मैप बहुत डाला था सर, मैप खूब डाले मैप मुझे लगता है कि सॉइल डिग्रेडेशन में कम से कम नहीं तो झारखंड का मैं 5-6 मैप डाल दिया था। और इतना छोटा छोटा मैप भी मेरा ठीक, उसको फिर बॉक्स में डाल दिया पेंसिल से लास्ट में 20 मिनट में। यहाँ भी 2 पेन यूज किए थे? सारा में सर, खोटा से लेके साइंस के पेपर तक में मैं पेन, पेंसिल, स्केल सब यूज किया हूँ। अच्छा, रेड और ये ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक। और हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को हाईलाइट करना, बॉक्स में डालना, ये सब मतलब पूरा आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग आपने अच्छे से डबल अंडरलाइन करता था कोई इंपॉर्टेंट, पहले ब्लैक फिर ब्लू। तो ये सब तो किया था। तो यही सब ट्रिक्स होते हैं फ्रेंड्स की आर्ट ऑफ जो आंसर राइटिंग होती है ना, कि आपको अपना जो मेन चीज कीवर्ड्स होता है ना, कीवर्ड्स को आपने अच्छे से हाईलाइट किया बेसिकली। एग्जामिनर आपका एक एक लाइन, एक एक वर्ड नहीं पढ़ता, उतना टाइम नहीं होता है, वो ऊपर से स्किम करते हैं, उनको जो मेन चीज दिख जाता है आपको मार्क्स मिल जाता है। तो प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आप बस कंटेंट करते थे कि 10 किताब पढ़ेंगे, 5 नोट्स पढ़ेंगे और ये आंसर लिखते नहीं है, तो यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन डेवलप नहीं होता है। तो ये क्लासिक एग्जांपल है, आपको बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने अच्छे से आंसर्स को लिखा था। कंटेंट और प्रेजेंटेशन दोनों का कॉम्बो का जरूरत था आज के डेट में, है ना। अब बस कंटेंट से तो काम नहीं चलने वाला। कंटेंट मोर और लेस अगर 342 लोग का सिलेक्शन हुआ है ना, तो मुझे लगता है 2500 का सेम ही होगा। 2-2500 पढ़ने वाला उनका सेम ही कंटेंट रहेगा। क्या है, सिर्फ लिमिटेड बुक है, लिमिट गूगल सोर्स है, सब कुछ है, सेम सोर्स है, प्रेजेंटेशन में ही आगे बढ़ सकते हैं। तो वो मुझे पता था, तो इसलिए प्रेजेंटेशन पूरा आपको एकदम ट्रिक्स पता था कि कैसे पता था। मेंस ही मेन होता है ना। पीटी पास करके भी कोई फायदा नहीं है, मेंस से फेल हो जाएगा। मेंस पास कर गए, अगर अच्छा मार्क्स नहीं है तो इंटरव्यू फेल हो जाएंगे, इंटरव्यू में भी आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर अच्छा सर्विस नहीं मिलेगा। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पूरे इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रोसेस का। तो मेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है आंसर राइटिंग। ये मैक्सिमम लोग नहीं करते, जो करते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। हमने अपने बैचेस में देखा कि बहुत लोग खाली नोट्स करते थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनली। जो आंसर लिखते थे उनका सिलेक्शन हो गया। अब बात करते हैं अनुराग जी पेपर ये 4 पे, पॉलिटी और पॉबैट, इसमें कैसे आपने किया? इसमें बहुत ज्यादा मतलब आर्टिकल्स है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, ये सब का यूज किया था आपने? एक तो सर ये इस 7 जेपीसी से ये हो गया कि सेग्रीगेशन हो गया है। पहले सेग्रीगेट होता था, पॉलिटी अलग रहता था, पॉबैट का अलग रहता था। अब हो गया कि वो मिला के दे देते हैं, कोई 4 उठा के लिख देना। तो पॉबैट को इजीली बहुत लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन वो रिस्क है अगले बार से कहीं कभी पैटर्न चेंज हो सकता है। एग्जैक्टली। तो उसमें क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी बैकग्राउंड है, तो एक मैं वुमेन पे क्वेश्चन आया था, तो वो वाला मैं अटेम्प्ट किया था, वो मेरा बहुत अच्छा गया था वो क्वेश्चन। जबकि आउट ऑफ द बॉक्स वो क्वेश्चन आ गया था, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन वो क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छा गया था। तो उसको अच्छे से मैंने लास्ट में, याद है
कंक्लूड कर रहा था तो वुमेन लिखना था, लास्ट में कंक्लूजन लिख के ऐसे करके वुमेन लिख के उसके अंदर मैन को अंडरलाइन कर दिए थे अच्छा। कि एवरी वुमेन के अंदर मैन आता है, तो विमेन है तभी मैन है। ओह माय गॉड। तो ऐसे करके मैंने ये किया था। और उसके बाद एक कैग पे क्वेश्चन था, तो कैग का भी क्वेश्चन मेरा बहुत मतलब वो पता था, मुझे पता नहीं ऐसे इंट्यूशन हो गया था वो आएगा। और उसका इतना अच्छा हम पूरा सेटिस्फाइड थे कि उसमें अभी भी लग रहा है मुझे कि 40 में 30-32 तो आ ही गया होगा। उसमें जैसे मैंने स्टार्ट ही किया था कि टी कृष्णमाचारी का डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या चल रहा था कि कैग का रोल मियर अकाउंटिंग का रोल नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो फिर राजेंद्र प्रसाद का कोट किया था। फिर इनका जो ओथ है वो शेड्यूल में आता है, तो वो पब्लिक को लायबल है, पब्लिक को ये है, तो ये नहीं कुछ भी करके। फिर विनोद राय एक्स कैग है, उनका मैंने सेकेंड एआरसी का रिपोर्ट उसको किया था कि कहाँ कहाँ सुधार आना चाहिए। अच्छा, एआरसी का भी आपने यूज एआरसी किया का था। भी रिपोर्ट इसमें आपने पूरा अपने आंसर को स्टैंड आउट करने के लिए, बाकियों से अलग करने के लिए, मतलब पूरा एआरसी का रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, हाँ कोट्स को डाला था, मैंने अपना जजमेंट्स भी यूज किया था। यस जजमेंट भी, और अपना मैं व्यू नहीं दिया था कि ये करना चाहिए तो इससे सुधार आ जाएगा। विनोद राय एक्स से क्या गया, उन्होंने क्या बोल के गया है, तो ये वो कोट किया। ये तो काफी अच्छा काम हाँ, किया। तो फिर अगर सेकंड एआरसी में क्या बोला गया, क्या सुधार लाना चाहिए, और अभी क्या चेंजेस भी आया है कि अब काफी वर्नाकुलर लैंग्वेज में बात चल रहा है कि कैग का रिपोर्ट आएगा, ये होगा, काफी यूजर फ्रेंडली, रीडर फ्रेंडली बनाया जा रहा है, रिपोर्ट को ज्यादा बल्कि नहीं किया जा रहा है। तो करंट के ऐसे भी करके मैं डाल दिया था कि इससे भी आर्टिकल तो डालना ही था, आर्टिकल भी डालना था 148, 149, 150, तो उससे भी हेल्पफुल होता था। कैग मेरा अच्छा गया था। तो आपने देख लिया फ्रेंड्स, पॉलिटी पब एड में अच्छा स्कोर करने की यही ट्रिक्स है कि इसके बिना आप उसमें स्कोर नहीं कर सकते हैं। आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज को उसमें कोट करना पड़ता है अपने आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए, और इन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज को किया। तो मुझे पक्का भरोसा है कि उसमें बहुत अच्छा मार्क्स मिला आपको। श्योर पेपर 4 में आपको काफी अच्छा मार्क्स मिला, जैसा आप बता रहे हैं। पिछले बार 7 जेपीसी में भी मेरे पेपर 4 में अच्छा मार्क्स था। तो ऐसा ये सब आप रिपोर्ट्स को या जजमेंट्स को आप उसमें कोट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको एकदम 100% मार्क्स मिलना ही है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में, जो कि सबसे डेडली है, सबसे बड़ा सिलेबस है और एकदम फेयर है। मतलब 90% स्टूडेंट्स का जीपीएससी मेंस वालों का कि इकोनॉमिक्स सेक्शन ए बी सी डी सब कुछ इसमें डाला हुआ है। कैसे कवर किए? पिछले बार भी मेरा इकोनॉमिक्स में सबसे कम था। अच्छा। जिस चारों जीएस में 96 से 97 था, और ऑन एन एवरेज मतलब सब में 110 अराउंड था, इसमें 97 था। तो इस बार कुछ वैसा अलग नहीं किया, लेकिन वही तैयारी अच्छे से किया। इस बार टॉपिक छोड़ा नहीं था मैं सर, ऑलमोस्ट कोशिश किया था जितना कवर हो जाए उतना कवर कर लेता हूँ। वो चाहे झारखंड का इकोनॉमिक्स क्यों ना, सर्वे में पूरा पढ़ा था जितना हो सकता था। और सबसे इकोनॉमिक्स में मैंने ये किया था कि मैं कहीं सुना था कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अगर एग्रीकल्चर का कुछ है तो मैं झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे उठाया, जो वहाँ एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन है वो आंसर में चिपका दिया। अच्छा। वहाँ जो कंक्लूजन है वो अपने आंसर में डाल लिया। अच्छा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन आया था, तो जो सर्वे में है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन वो मैं वहाँ डाल के आया। जो कंक्लूजन है वो यहाँ डाल के आया। मैप का पूरा यूज किया था, फैक्ट फिगर। जैसे शुरू में तो पढ़ के इकोनॉमिक सर्वे नोट्स बना रहे, नहीं तो एक एग्जीक्यूटिव समरी करके भी आता है, तो एग्जीक्यूटिव समरी का लास्ट में हेल्प लिया कि कहीं कुछ फिगर छूट नहीं गया ना, क्या ग्रोथ है क्या है। तो फैक्ट फिगर जितना डाल सकते हैं, 50-60 फैक्ट फिगर मैं रट के गया था टॉपिक, मतलब टोटल। एग्रीकल्चर में मेरा 10 फैक्ट रेडी था कि इसको डाल के ही आना है। इंट्रोडक्शन रेडी था, कंक्लूजन रेडी था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रेडी था। एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का झारखंड का क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा वो भी एक आउट ऑफ द बॉक्स ही क्वेश्चन था, उसके लिए रेडी नहीं थे हम। तो बट उसको भी अच्छे तरह से हम करके, यहाँ पे भी झारखंड वाला क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए थे। झारखंड वाला इसमें भी किया था। उसने पूछ दिया था सर 1991 के बाद क्या चेंजेस इंडस्ट्रियल, और ये थोड़ा ये वहां दिमाग लगाना पड़ा, इसके बारे में सोच के नहीं गए थे। तो वो 1991 से बता दिए कि उस समय झारखंड स्टेट का ये चल रहा था तो बहुत पुअर था, उसको फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2000 से 2010, 10 से 16, 16 से ये वो, उसमें क्या हुआ कि जितना इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था उसमें क्या ग्रोथ हुआ, उसका क्या लूप होल रहा, फिर क्या चेंजेस आया, वो हमको डालने में आसानी होगी। तो वो वहाँ हमको फिगर आउट करना पड़ा कि कैसे इसमें अप्रोच करे, क्या हो। तो ऐसे करके फेज वाइज करके उसके लिखे, फिर लास्ट में बताया कि क्या चेंजेस चाहिए और क्या प्रोग्रेस हो भी रहा है। वैसे करके फिर कंक्लूजन तो फिर जो सर्वे में था वो रट के गया, तो वो डाल के आया। इकोनॉमिक सर्वे का पूरा हेवी यूज सर, वो इंडिया का हो चाहे इंडिया और झारखंड दोनों का इकोनॉमिक सर्वे मिक्स करके। इकोनॉमिक सर्वे, ये ऑब्वियस बात है, इकोनॉमिक सर्वे सबसे ऑथेंटिक सोर्स है डेटास के लिए, फैक्ट्स के लिए, है ना। तो इसको तो पढ़ना ही चाहिए। इस बार हम लोग भी समरी देंगे इकोनॉमिक सर्वे और ये झारखंड और इंडिया, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। हर चीज को आप इसमें यूज कर सकते हैं, इसके हर फैक्ट्स को हर टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने बहुत अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे को यूज किया। अब आते पेपर सबसे जो लास्ट है आपका साइंस, उसमें 5 सब्जेक्ट्स है टोटल।
तो फिजिक्स और एक तो बायोलॉजी है सेक्शन ए और बी, उसमें तो पूरा वो क्रैमिंग वाला पोर्शन, उसमें पूरा क्रैम करना पड़ा था आपको? पूरा थ्रू आउट जीएस में सबसे डर बायो से ही लग रहा बायो से लगा था, बहुत- रटने वाला बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा। और इतना पढ़ के गए और आ गया एकदम एवरेज क्वेश्चन। एवरेज क्वेश्चन सर बायो टच भी नहीं करना पड़ा था, एक हम्म। पॉल्यूशन का कोई क्वेश्चन आ गया था, तो लेकिन अच्छा गया। साइंस में उतना करने का नहीं रहता है, करना तो सब पड़ेगा जब तक। अभी मेरा हो जा रहा था बायोलॉजी में डायग्राम्स बनाए थे ये सब? बायो में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया था सर, शायद ऑप्शन ऐसा आ गया था कि उसको अटेम्प्ट किए बिना निकल सकते थे। अच्छा। तो वहाँ थोड़ा लकी हो गया, लकी स्केप अच्छा। मेरे को मिल गया कि हाँ हाँ। पॉल्यूशन का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया था एक। हाँ बायो में जो शायद स्टैंड आउट मेरे को किया होगा कि एक क्वेश्चन था गगनयान पे, सोलर डेब्रिज ऐसा कुछ, एक गगनयान पे शायद, या कुछ सैटेलाइट वगैरह कोई क्वेश्चन था, और उसके साथ कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल था, एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट से कुछ हाँ आया ऐसे था कुछ था। हाँ, तो हाँ। पहले मैं वो अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दिया, एक पेज लिख भी दिया, फिर कैंसिल कर दिया कि ये सब लिख रहे होंगे। तो उसके बाद मैं गगनयान ये सैटेलाइट वाला यूज किया, और उसमें मैं गगनयान का फोटो पूरा पढ़ के गया था, याद था, तो वो डाल दिया। स्पेस डेब्रिज का क्या प्रॉब्लम है वो डाल दिया, मंगलयान मिशन ये सब, तो वो काफी हेल्प हो गया। तो उनको लगता है शायद इसमें पूरा करंट आपने डाला इसमें भी पूरा करंट डाला सर, कि अभी वायुमित्र ये रोबोट है, ये सब जितना हो सकता है सैटेलाइट में क्या प्रॉब्लम है, मंगलयान का फोटो बनाए कि सब सैटेलाइट को ऐसे करके इंडिया पे फोकस किया, ग्लोब बना। तो अच्छा, तो काफी हेल्प हुआ इससे। यहाँ भी मैप का यूज यहाँ भी पूरा मैप का। और झारखंड को कोरिलेट किए थे क्या अपने जीएस के आंसर्स में, मतलब किसी पॉइंट पे हाँ सर, एक गिरिडीह से, जैसे अभी तो याद नहीं है कौन कौन से साइंटिस्ट किस फील्ड में उस समय आया था कि गगनयान में इनका हेल्प रहा है, तो ये हेल्प रहा है। यहाँ का साइंस पॉलिसी झारखंड का क्या है, कैसा है, क्या है, यहाँ से भी डेवलपमेंट हो रहा है स्कूल में। तो जितना हो सके झारखंड को तो मैं कोशिश किया था हर क्वेश्चन में डालने का, इंटीग्रेट करने का, जितना हो सके, कम से कम आधा पेज भी हो लेकिन झारखंड डाल देना है। ये हर में डालते थे आप, मतलब इकोनॉमिक्स में तो बहुत अच्छे से डाल सकते थे, बहुत अच्छे, ज्योग्राफी में मैं ज्योग्राफी में डाल सकते थे, हिस्ट्री में पॉसिबल नहीं था, पॉलिटी में मैं कोशिश करता था। एक वुमेन वाला जो आया था उसमें शायद डाल सकते थे, झारखंड का भी जो कुछ एग्जांपल एनसीआर भी सब एससीआर का डेटा वो सब जितना था सर, जैसे विमेन का वो जो डाइन वाला के वो सब होता है, वो वाला वो सब जितना कोट हो सकता था वो सब किया था, फैक्ट फिगर। ठीक है, जीएस देके मुझे लगा था इससे ज्यादा पॉसिबल अब नहीं। कितना टाइम लगा था आपको पूरे जीएस मेंस का सिलेबस को कवर करने में? पीटी के बाद किए थे कि पीटी से पहले से तैयार थे? हम पीटी के नोट्स वगैरह मेरे रेडी नहीं सर था, ऑनेस्टली बताओ तो मैं पीटी के बाद सेल्फ नोट्स आप बनाए थे? 17 मार्च के बाद ही मैं सेल्फ नोट्स बनाया था। अच्छा, तो हर टॉपिक पे बुलेट पॉइंट्स रेडी था कि मतलब काइंड ऑफ पैराग्राफ टाइप का? एक पेज में मेरा एक टॉपिक खत्म था। जैसे अगर फंडामेंटल राइट है तो एक पेज में मेरा फंडामेंटल राइट खत्म था। अच्छा, वो पता था इंट्रो और वो एक पेज में भी मेरा इंट्रो आधा 1/4 खाया होगा स्पेस, और कंक्लूजन 1/4। बाकी आधा पेज में क्या लिखना है वो मैं रेडी रखा था कि बॉडी ये, कंक्लूजन ये, आर्टिकल ये, जजमेंट ये, उसी को बार बार रिवाइज करते थे। उसी को बार बार। तो मेरा पॉलिटी का नोट्स बन गया था 25 पेज का, इकोनॉमिक्स का पेज नोट्स था 30 पेज का, साइंस का नोट्स हो गया था 30 पेज का, 100 पेज से ज्यादा नोट्स नहीं था। वही 100 पेज देख के गए, तो मेंस के टाइम भी काफी कॉन्साइज नोट्स बना के, काफी कॉन्साइज नोट्स हो जाते हैं। मतलब एक सिंगल सोर्स आपके पास रहना चाहिए रिवीजन के लिए लास्ट मोमेंट में, है ना? तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है। अनलेस अनटिल आप रिवाइज नहीं करेंगे तो उसको कैसे रिटेन कर सकते हैं? तो यहाँ पे इन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले किया कि सबका शॉर्ट समरी बना के रखे थे, रिवीजन में काफी आसानी, बहुत एग्जाम भी एक दिन पहले पूरा रिवाइज कर लिया, एक बार देख के ऐसे पलट के चले गए तो रिफ्रेश हो गया सारा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मतलब कितनी छोटी छोटी बातें ये बता रहे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट समरी हो गया, झारखंड को रिलेट किया, क्योंकि रीजनल एग्जाम में हर स्टेट पीसीएस में यहाँ के अपने स्टूडेंट्स को फेवर किया जाता है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है ना? तो आप झारखंड को अगर इंटीग्रेट करेंगे अपने जीएस के भी क्वेश्चंस में तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये बंदा मतलब झारखंड का है ना, तो ऑब्वियस बात आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो इस चीज को अभी से प्रैक्टिस में मतलब डालिए, अभी से आंसर राइटिंग में। और आपका ये अब कोटा पे आते हैं, है ना? कोटा में एक चीज बताइए कि उसमें इलस्ट्रेशंस प्रेजेंटेशन में क्या अलग कुछ किए थे क्या? वहां भी मतलब कुछ स्कोप है क्या, ग्राफ बनाने का, डायग्राम, मैप, ये सब कुछ बनाने का? मैप बनाने का स्कोप वहां पे स्कोप है, वहां पे बनाए थे? हाँ, खोटा का झारखंड का मैप बनाया था कि कहाँ कहाँ खोटा बोला जा सकता है, कहाँ बोला जाता है, कितना पॉपुलेशन है। उसमें भी फैक्ट फिगर डाला था कि इतने लोग बोलते हैं, इतना एरिया में बोला जाता है, इतना स्क्वायर मीटर में बोला जाता है। तो वहाँ पे भी बाकी प्रेजेंटेशन पे मेरा ज्यादा फोकस था। कोटा प्रेजेंटेशन जितना हो, तो प्रेजेंटेशन काफी अच्छे से किया था, बॉर्डर इधर उधर देते। तो प्रेजेंटेशन सारा जीएस में ही दिया था। 20 प्रेजेंटेशन से बहुत काम किया, आपकी बातों से लग रहा है, और यही कारण है कि आपका बहुत मतलब आप इतने कम एज में रैंक ले आए। पीटी का मेन मेरा जो ये रहेगा कि बॉर्डर लाइन पे नहीं रहना है, कम से कम 40-50 मार्क्स आगे रहना है। और मेंस में कंटेंट तो पता मिल ही जाता है, मेंस एक बार पीटी क्वालिफाई कीजिएगा कंटेंट सॉर्ट हो जाता है वो सबका, मतलब ये मिसगाइडेड रहने पे तो बस मेंस के लिए प्रेजेंटेशन पे फोकस करना, प्रेजेंटेशन स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट है, यही मेन। तो 14 जेपीसी जो कि आने वाला है, तो उसमें स्टूडेंट्स को आप क्या गाइड करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से? हमारी ये प्योर इंग्लिश मीडियम प्लेटफॉर्म है,
तो इसमें क्या गाइड करेंगे आप स्टूडेंट्स को 14 जेपीसी के लिए? अब सर ये तो बोलना ये बहुत टफ हो जाता है झारखंड में कि कब वैकेंसी आएगा ये होगा, लेकिन जो ट्रेंड समझ में आ रहा है कि हो सकता है अभी आ जाए और तुरंत होके चला भी जाए, फिर कोई अगला कैसे पॉडकास्ट दे रहा होगा तो बहुत खतरा है, कभी भी नोटिफिकेशन आ हाँ, सकता है, तुरंत एग्जाम हो सकता है। हम लोग 2 महीने में मीन्स दिए और उसका रिजल्ट के लिए 11 महीने वेट किए। ये जो वेटिंग पीरियड था इसमें कैसे खुद को कंट्रोल किया? मतलब ये डेली पैनिक होता होगा दिमाग की कब आएगा क्या हाँ। होगा, इसमें कैसे मैनेज किए खुद को? मैं फिजिकली तो सर ड्रेन हो गए थे मीन्स देते देते, अब मेंटली और इमोशनली जो है रिजल्ट का वेट करते करते ड्रेन हो गए थे। अब आएगा अब आएगा, अब कैबिनेट का मीटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, बट अब हो गया तो अब सब अच्छा है। नहीं होता तो लगता कि नहीं हो पाया, इतना मेहनत किए तो अब हो गया। लेकिन वही इंस्पिरेशन यही था कि अब घुसे तो निकलना ही होगा। डर तो हमेशा लगता था, नींद नहीं आता था तो अभी नींद अब अच्छा आ रहा है कि लूप से बाहर निकले। फैमिली का सपोर्ट था पूरा? बहुत सपोर्ट था सर, बहुत ज्यादा। बहुत सबसे ज्यादा किसका सपोर्ट था? फैमिली का था, मेरे फ्रेंड्स का हमेशा ये लोग साथ खड़ा रहे। तो फ्रेंड्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यानी क्योंकि इंसान जो फ्रेंड से खुल के बात करता है वो किसी से बात नहीं कर सकता है। मेरी पार्टनर भी है, उन्होंने काफी हेल्प किया शुरुआत से, जर्नी स्टार्ट किया था उस समय से थी, तो उनका भी काफी हेल्प रहता था, मोटिवेशन हो गया। जर्नी इंस्पिरेशन यही था, निकलना है इससे बाहर, तो निकल गया। तो विशेष साइकिल से किसी तरह बाहर निकल गया। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे सर? जेपीसी जो एग्जामिनेशन है कि ये एक तो सबसे जो है कि टाइमली नहीं होता है तो बीच में कभी भी अटक जाता है, तो ये मतलब ऐसा इसका चलते आ रहा है, तो इस केस में प्लान बी कितना इंपॉर्टेंट है जेपीसी एस्पिरेंट्स के लिए? मैं अपनी जर्नी में फील किया कि सर प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ सोनली इस पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। अगर ये बहुत अच्छे से भी होगा तो भी 3.5 लाख फॉर्म भरे, 350 लोग का हुआ। एग्जैक्टली, इंटरव्यू में बहुत अच्छे से फेल हो गए नहीं हुआ, तो प्लान भी ऑलमोस्ट हमेशा इंपॉर्टेंट है। पीसीएस का देते रहिए या फिर सीजीएल वगैरह हो गया, प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडी रखेगा। सिर्फ एक एग्जाम पे इतना कॉम्पिटिटिव नेचर पे आप नहीं रिलाई कर सकते, किसी फेज में आप बाहर जा किसी भी, तो फिर वहीं पहुंच गया। अभी मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं रहता, जो कोई तो एक कैंडिडेट होंगे जिनका 343rd रैंक होगा, लेकिन वो लिस्ट में नहीं आ पाया और अभी वो वापस बैक टू स्क्वायर वन। तो बैकअप रखना बहुत जरूरी है कि नहीं इधर तो उधर। तो फ्रेंड, जेपीसी के एग्जामिनेशंस में प्लान बी काफी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप कभी भी फेल हो सकते हैं, पीटी में बाहर जा सकते हैं, मेंस में भी और इंटरव्यूज में भी। इस बार बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को हमने देखा, मॉक इंटरव्यूज जो आए थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनली। तो ऐसा नहीं कि वो लोग काबिल नहीं है, बस उनका मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ लक फैक्टर होता है, किसी चीज में कहीं पे कमी रह गई होगी। तो प्लान बी रखिए कि सो दैट अगर आप उस केस में आ गए तो आपके पास एक बैकअप रहे आपको बचाने के लिए। तो क्या अनुराग जी, आप इस पे मतलब स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहिए, प्लान बी सबसे अच्छा क्या होना चाहिए? जेपीसी से मिलता जुलता एग्जामिनेशन, कोई प्राइवेट सेक्टर का जॉब, या फिर इससे मिलता जुलता तो बीपीएससी अच्छा है। बीपीएससी, अब उसका स्टैंडर्ड भी काफी अच्छा, मैं बीपीएससी भी दिया हूँ तो उसका बीपीएससी भी दे रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड काफी अच्छा है। तो खासकर 69th वाला, 69 वो जो अतुल प्रसाद सर लिए थे, काफी सुधर गया, वो बहुत टाइमली एग्जामिनेशंस ले रहा है, बहुत वैकेंसी आ रहा है इस बार भी। तो मैं खुद फॉर्म भरा हूँ। अच्छा, फॉर्म भरे तो देने जाएंगे आपकी? अब सेटल सर, तो जेएफएस में सेटल होना है कि अब जेएस के लिए ट्राई करना है? नहीं, फाइनेंस सर्विस। अच्छा, फाइनेंस सर्विस में एकदम प्रॉपर सेटल हो जाना, सेटल प्रायोरिटी था एक तरह से, तो मिल गया, नाउ आई एम सेटल्ड। तो इंटरव्यूज में जो लास्ट फेज बचा, इंटरव्यूज भी काफी फेयरफुल फैक्टर होता है, मतलब कि लास्ट फेज में आके, तो इंटरव्यूज में आपने कैसे क्या तैयारी की थी? इंटरव्यू में मुझे फील हुआ कि सर ज्यादा चेंज नहीं ला सकते, 20-25 दिन का मिलता है तो अब जो है वो वहाँ दिख ही जाएगा। बहुत कर सकते हैं तो 55 से 60, तो 5 मार्क्स का भी डिफरेंस, 10 मार्क्स का भी बहुत है। लेकिन इंटरव्यू में मैं तो 5 मॉक दिया था, आपके पास भी आया था, तो सर ने तो बता दिया था कि आपका हो जाएगा। तो इंटरव्यू में जो है नेचुरल वो रहना है, ज्यादा डर नहीं जाना है। कि शुरू का 1-2 हम लोग के साथ दिक्कत ये होगा कि हम लोग का सर मेंस हुआ था पिछले साल और इंटरव्यू अभी दिए 11 महीने बाद, तो सारा दिमाग से उड़ गया था। फैक्ट फिगर कुछ था नहीं, इसलिए मेरे शुरू का 1-2 जगह मैं दिया था, वो मेरा बहुत बुरा गया था। कुछ याद ही नहीं था, खुट्टा कुछ याद नहीं था, झारखंड का सब भूल गए थे। तो फिर एक बार रिफ्रेश करना पड़ा, वही नोट्स देना पड़ा। तो होप आप लोग के साथ ऐसा ना हो। तो फिर वही इंटरव्यू में जो नेचुरल, कौन सा आपका वो बोर्ड था? चेयरमैन सर का बोर्ड। चेयरमैन सर का बोर्ड था। अब 20 मिनट 22 मिनट जैसा चला था, और वो इंटरव्यू ऐसा गया तो मुझे देख के पता चल गया कि रैंक तो कुछ फंस जाएगा। तो क्या सर्विस मिलेगा, ये सरप्राइज था मेरे लिए। तो मेन से इंटरव्यू देख के आइडिया लग जाता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, अंत भला तो सब भला, है ना। तो फाइनली इनको जेएफएस मिल गया है, अब ये इसी में सेटल होना चाहते हैं, है ना। जेएस नहीं जाने का प्लान है ना। जेएफएस अच्छा सर्विस भी है, बहुत अच्छा सर्विस भी है। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस अनुराग जी, है ना, एंड थैंक यू सो मच आने के लिए और 14 जीपीएस के स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग।